दुनिया जहान में इस हफ्ते दुनिया को सैटेलाइट युद्ध से कितना बड़ा खतरा है। स्वागत है आपका दुनिया जहान में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। हर हफ्ते एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश। दुनिया की 2025 में अमेरिका के शहर कोलोराडो स्प्रिंग्स में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष उद्योग का एक बड़ा सम्मेलन आयोजित हुआ। इस क्षेत्र में अमेरिका एक बड़ी ताकत है और अब चीन भी एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है। उसके पास अत्याधुनिक सैटेलाइट या उपग्रह हैं। अब वो अंतरिक्ष में सैटेलाइटों को नष्ट करने की क्षमता रखने वाले हथियारों का परीक्षण भी कर रहा है। रूस भी ये कर चुका है। इस सम्मेलन को संबोधित करने वाले मुख्य वक्ताओं में अमेरिका की अंतरिक्ष कमान के कमांडर जनरल स्टीफन वीटिंग भी शामिल थे। There is no longer any debate that space is a warfighting domain. That said, there has never been a war in space, and we don't want a war to start in space or to extend into space. जनरल वीटिंग कह रहे थे कि इस बात में कोई शक नहीं है कि अंतरिक्ष भी अब युद्ध क्षेत्र के दायरे में आ गया है। उन्होंने कहा कि अभी तक तो कोई युद्ध अंतरिक्ष तक नहीं फैला है और न ही अमेरिका ऐसा चाहता है। इसलिए इस हफ्ते दुनिया जहान में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि दुनिया को सैटेलाइट युद्ध से कितना खतरा है। पार्ट 1, आंखें और कान। हमारी पहली एक्सपर्ट डॉक्टर राजी गोपालन ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूट में वरिष्ठ शोधकर्ता हैं। वो अंतरिक्ष सुरक्षा मामलों की विशेषज्ञ भी हैं। वो बताती हैं कि फिलहाल पृथ्वी की कक्षा में 11,700 सक्रिय सैटेलाइट मौजूद हैं। सैटेलाइट से मिलने वाले सिग्नल संपर्क और संचार के लिए अरबों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में काम आते हैं। इनमें से लगभग 630 सैटेलाइट सेनाओं द्वारा रक्षा प्रणालियों में भी इस्तेमाल होते हैं। Maybe slightly less than half of the total number of military satellites are owned. कुल सैटेलाइट के आधे से कुछ कम सैटेलाइट सैन्य सैटेलाइट हैं। अनुमान है कि लगभग 630 सैन्य सैटेलाइट अंतरिक्ष में तैनात हैं। इसमें से लगभग 300 सैटेलाइट अमेरिका के हैं। वहीं रूस और चीन के पास भी कई सैन्य सैटेलाइट मौजूद हैं। ये सैटेलाइट सैनिक कार्रवाइयों में सेना की आंख और कान की तरह काम करते हैं, जिससे उसकी क्षमता काफी बढ़ जाती है। 1990 में इराक के खिलाफ खाड़ी युद्ध में मित्र देशों की सेना की कार्रवाई में सैटेलाइटों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। इनकी मदद से रेगिस्तान में सैनिकों, टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को सही रास्ते पर रखने में सैटेलाइट की मदद से चलने वाले जीपीएस का इस्तेमाल हुआ। इसे दुनिया का पहला अंतरिक्ष युद्ध भी कहते हैं। One of the most common military functions that states are using today's space. आजकल सरकारें अंतरिक्ष का इस्तेमाल खुफिया जानकारी इकट्ठा करने या अपने लक्ष्य की टोह लेने के लिए कर रही हैं। माना जा रहा है कि आगे सभी बड़ी सेनाएं सैन्य सैटेलाइट का इस्तेमाल करेंगी। सैटेलाइट की मदद से लक्ष्य का पता ही नहीं लगाया जाता, बल्कि उसे निशाना बनाने वाले हथियारों को दिशा भी दी जाती है। इस साल जून में भारत ने घोषणा की कि वो 2029 तक अंतरिक्ष में 52 सैटेलाइट भेजने की योजना को तेज करने जा रहा है। तो क्या किसी देश को सैटेलाइट प्रक्षेपण से पहले इसकी जानकारी देनी जरूरी होती है? डॉक्टर राजी गोपालन कहती हैं कि किसी भी देश को सैटेलाइट के प्रक्षेपण से पहले संयुक्त राष्ट्र की अंतरिक्ष संबंधी संस्था को बताना पड़ता है कि किस प्रकार का सैटेलाइट वो अंतरिक्ष में भेज रहा है, उसका इस्तेमाल क्या है, वो कब तक काम करेगा और उसे कैसे वापस लाया जाएगा, और ये भी कि उसे अंतरिक्ष पे कहाँ छोड़ा जाएगा, ताकि सैटेलाइटों के टकराने को रोका जा सके। लेकिन अब कई देश अपने सैटेलाइटों के बारे में पूरी जानकारी नहीं दे रहे। 1962 में अमेरिका ने अंतरिक्ष में एक परमाणु बम का परीक्षण किया था, जिसके रेडिएशन से कई संचार सैटेलाइट क्षतिग्रस्त हो गए। उसके 5 साल बाद एक बहुराष्ट्रीय संधि हुई, जिसके तहत अंतरिक्ष में परमाणु या रासायनिक हथियारों की तैनाती पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसकी निगरानी संयुक्त राष्ट्र की अंतरिक्ष संबंधी संस्था करती है। It's done a fair job in maintaining space as a common heritage. इस संस्था ने अंतरिक्ष को सुरक्षित रखने की दिशा में काफी अच्छा काम किया है, मगर इस संधि में अंतरिक्ष में पारंपरिक हथियारों की तैनाती रोकने संबंधी कोई प्रावधान नहीं है, जबकि पारंपरिक हथियारों से भी भारी नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए ये एक बड़ा खतरा है।
पिछले कुछ सालों में अंतरिक्ष में व्यावसायिक सैटेलाइटों की तादाद काफी बढ़ चुकी है। कई निजी कंपनियों समेत एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी ने 8000 से ज्यादा सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट और दूसरी सुविधाओं के लिए अंतरिक्ष में भेजे हैं। अंतरिक्ष में सैटेलाइटों की बढ़ती संख्या के साथ देशों के बीच तनाव भी बढ़ता जा रहा है। पार्ट 2, अंतरिक्ष में क्या हो रहा है। हमारी दूसरी एक्सपर्ट जूलियाना जूस जर्मन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एंड सिक्योरिटी अफेयर्स में शोध करता है। वो कहती हैं कि धरती पर कहीं हमला होता है तो हम उसे देख सकते हैं, मगर अंतरिक्ष में सैटेलाइट क्या कर रहे हैं, इसकी जानकारी हमें सैटेलाइट से खींची गई तस्वीरों, रडार या सैटेलाइट ट्रैकिंग डेटा से मिलती है। पर अगर एक देश दूसरे देशों के सैटेलाइट को जानबूझकर नष्ट करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? It still remains a red line at this point to actually physically attack. ये एक लक्ष्मण रेखा है जिसे अभी तक तो किसी देश ने नहीं लांघा है। हाँ, किसी सैटेलाइट के सिग्नल में बाधा डालने या उसके सिग्नल की जगह गलत सिग्नल पैदा करने की वारदातें जरूर हुई हैं। फिलहाल अंतरिक्ष के संसाधन नेटो की वॉशिंगटन संधि के आर्टिकल 5 में शामिल हैं। यानी अगर कोई किसी नेटो सदस्य के सैटेलाइट पर हमला करता है तो नेटो संधि के अनुच्छेद 5 के तहत हमलावर देश के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। मगर किसी सैटेलाइट के क्षतिग्रस्त होने के कारण की जानकारी फौरन न मिलने की वजह से गलतफहमी भी पैदा हो सकती है। जूलियाना कहती हैं कि किसी सैटेलाइट के दूसरे सैटेलाइट के पास आने के कई कारण हो सकते हैं। वो किसी सैटेलाइट की तस्वीर खींचने या उसकी खुफिया जानकारी पाने की कोशिश में भी हो सकती है, खासतौर पर अगर उस सैटेलाइट की गतिविधियों के बारे में पहले से जानकारी साझा न की गई हो। दुनिया में अमेरिका, रूस, चीन और भारत के पास बड़ी सेनाएं हैं। इन सभी सेनाओं ने अंतरिक्ष में दूसरे सैटेलाइटों को नष्ट करने में सक्षम हथियार बना लिए हैं। ये व्यापक जनसंहार के हथियार नहीं हैं, इसलिए अंतरिक्ष में उनके परीक्षण पर प्रतिबंध भी नहीं है। So the US at this point in time is still the undisputed number one. अमेरिका अंतरिक्ष में सबसे बड़ी ताकत है। 2008 में उसने अपने एक सैटेलाइट को नष्ट किया था। इसके अलावा अमेरिका दूसरी योजनाओं में भी निवेश कर रहा है। मिसाल के तौर पर वो X-37 अंतरिक्ष विमान बना रहा है, जिसे अन्य सैटेलाइट की तरह रॉकेट से अंतरिक्ष में छोड़ा जा सकता है। ये विमान अंतरिक्ष में 2 साल तक रहकर खुद ब खुद वापस धरती पर आ सकता है। साथ ही अमेरिका संचार के लिए GPS के विकल्प के तौर पर लेजर टेक्नोलॉजी विकसित करने की कोशिश भी कर रहा है। अंतरिक्ष में पहुंचने की स्पर्धा में रूस ने 1957 में धरती की परिक्रमा करने वाला पहला सैटेलाइट छोड़कर अमेरिका को मात दे दी थी, लेकिन उसके बाद से रूस का अंतरिक्ष कार्यक्रम अमेरिका से पिछड़ता गया। यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों से भी उसकी अंतरिक्ष योजनाओं पर बुरा असर पड़ा है। उधर अमेरिका काफी हद तक खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और संचार के लिए अपने सैटेलाइटों पर निर्भर है। रूस इसे अमेरिका की कमजोरी की तरह देखता है और सैटेलाइटों को निशाना बनाने वाले हथियार विकसित कर रहा है। इस क्षेत्र में चीन भी पीछे नहीं है। So for example, in 2024, the goal was to have 100 space launches. 2024 में चीन का लक्ष्य 100 सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ने का था, मगर वो 30 सैटेलाइट ही भेज पाया। हालांकि चीन तेजी से सैटेलाइट विरोधी हथियार विकसित करने में लगा हुआ है। वहीं उसके सैटेलाइटों के पास अन्य सैटेलाइट के इर्द गिर्द तेजी से घूमने की क्षमता आ गई है। कुछ सैटेलाइट तो खतरनाक तरीके से दूसरे देशों के सैटेलाइट के करीब पहुंच गए थे। अंतरिक्ष में सैटेलाइट तेज रफ्तार से घूमते हैं और अगर वो एक दूसरे से टकराते हैं तो उनके टुकड़े अंतरिक्ष में बिखर सकते हैं। यहाँ ये ध्यान रखना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर का टुकड़ा भी अगर तेज रफ्तार से घूम रहा हो तो वो किसी हथगोले जितना नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे अंतरिक्ष का वातावरण खतरनाक बन सकता है। जूलियाना आगाह करती हैं कि ऐसे में सैटेलाइट विरोधी इस्तेमाल से भयंकर तबाही हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर रूस ऐसा हथियार अंतरिक्ष में इस्तेमाल करता है तो सैटेलाइट के बिखरने से निकले टुकड़े उसके अपने सैटेलाइटों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। हाल ही में चीन और रूस ने चंद्रमा पर एक परमाणु रिएक्टर लगाने के लिए समझौता किया है, जिसका इस्तेमाल भविष्य में वहां शोध कार्यों के लिए बिजली पैदा करने के लिए होगा। पार्ट 3, टेक लॉन्च। हमारी तीसरी एक्सपर्ट सादिया पैकरनेन
सिएटल में वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के स्पेस लॉ एंड डेटा प्रोग्राम के निदेशक हैं। उनका कहना है कि अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी केवल रॉकेट और अंतरिक्ष यानों को अंतरिक्ष में ले जाने तक ही सीमित नहीं है। It is also about the intersection of these space assets with emerging and disruptive technologies. इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोनोमस रोबोटिक्स जैसी नई टेक्नोलॉजियां शामिल हैं, जिसे EDP कहा जाता है। ऑटोनोमस रोबोटिक्स के जरिए मशीनें अंतरिक्ष में स्वचालित तरीके से काम कर सकती हैं। इससे भविष्य में अंतरिक्ष में प्रतिरक्षा का पूरा ढांचा बदल सकता है। इसमें एक गोल्डन डोम भी है, जो अमेरिका की हवाई हमलों या हाइपरसोनिक मिसाइल हमलों से रक्षा कर सकता है। स्टार शील्ड एक ऐसा ही प्रतिरक्षा तंत्र है जिसमें कई सैटेलाइटों का इस्तेमाल होता है। ये अमेरिकी सरकार और सेना के काम आता है। ये स्पेस एक्स के स्टार लिंक का ही सैन्य मॉडल है और स्पेस एक्स का हिस्सा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने जनवरी में गोल्डन डोम परिकल्पना का प्रस्ताव रखा था। मिसाइलों का पता लगाने के लिए हजारों सैटेलाइटों की जरूरत होगी। सादिया कहती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सैटेलाइटों से मिलने वाला डेटा का तेजी से विश्लेषण करके कार्रवाई करने की क्षमता सेना के पास आ जाएगी, जिससे प्रतिरक्षा क्षेत्र में एक नया आयाम जोड़ सकता है। इससे तनाव के नए कारण भी पनप सकते हैं। The more countries feel, is particularly the US and China, which are far. अमेरिका और चीन इस टेक्नोलॉजी को विकसित करने में अन्य देशों से काफी आगे निकल आए हैं, जिसमें अन्य देश भी उन पर अंतरिक्ष में नजर रखने के लिए टेक्नोलॉजी विकसित करने में लगे हैं। मुझे उम्मीद है कि वो इसमें सफल होंगे, क्योंकि अंतरिक्ष को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी में आ रही तरक्की का सैन्य सैटेलाइटों के काम करने की समय सीमा पर कितना असर पड़ सकता है? We are of course interested in sort of getting these systems into place. कोई भी चीज हमेशा के लिए बरकरार नहीं रह सकती, लेकिन जब अंतरिक्ष में इन उपकरणों की समय सीमा खत्म होने के करीब आएगी, तो उनकी मरम्मत करने की जरूरत होगी। ऐसे में उन्हें सुरक्षित तरीके से अंतरिक्ष से हटाने में भी नई टेक्नोलॉजी से मदद मिल सकती है। पार्ट 4, विश्व पर प्रभाव। हमारे चौथे एक्सपर्ट डॉक्टर ब्लेविन बोवेन यूके की डरहैम यूनिवर्सिटी के स्पेस रिसर्च सेंटर में एस्ट्रोपॉलिटिक्स के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को सैटेलाइट युद्ध से जुड़े मामलों में सलाह भी देते हैं। उनका मानना है कि अंतरिक्ष में सैटेलाइट युद्ध होता है तो उससे होने वाले नुकसान और प्रभाव का सटीक अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि अंतरिक्ष में हजारों सैटेलाइट हैं, जिसकी मदद से लोगों को तरह तरह की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। So it very much depends which exact satellites and services are. ये काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि कौन से सैटेलाइट्स को नष्ट किया जाता है। मिसाल के तौर पर जीपीएस सिग्नल देने वाले सैटेलाइट, जिनका इस्तेमाल हम गाड़ी चलाते समय रास्ता जानने के लिए या खाने पीने का सामान मंगवाने के लिए करते हैं। लेकिन उससे भी गंभीर प्रभाव वित्तीय सेवाओं पर पड़ेगा, क्योंकि सैटेलाइटों पर एटॉमिक क्लॉक लगे होते हैं, जिस घड़ी के समय के आधार पर बैंक और दूसरी वित्तीय संस्थाएं तय करती हैं कि लेन देन का वक्त क्या था। ये सेवाएं ठप हो सकती हैं। किसान और मौसम विभाग भी सैटेलाइटों से मिलने वाली जानकारी का इस्तेमाल खेती या प्राकृतिक आपदा के खतरे को भांपने के लिए करते हैं। इसका लोगों के जीवन और अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा। मिसाल के तौर पर वक्त रहते अगर लोगों को चक्रवात या दूसरी आपदाओं की सटीक जानकारी न मिल पाए तो कई लोग मारे जा सकते हैं। कोई देश सैटेलाइट के नष्ट होने से कैसे निपटेगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उसे किस तरह से नष्ट किया गया है। If your satellites are being jammed through electronic warfare. अगर किसी सैटेलाइट के सिग्नल को जाम किया गया है या उन कंप्यूटरों को हैक किया गया है जो सैटेलाइटों को कंट्रोल करते हैं, तो उसका उपाय हो सकता है। अंतरिक्ष में सीधे हमले का विकल्प बहुत सीमित है। डॉक्टर ब्लोविन का मानना है कि इस प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए देशों को बेहतरीन ढांचागत सुविधाओं की जरूरत होगी। या तो उन्हें अंतरिक्ष में दूसरी जगह अन्य सैटेलाइटों को तैनात करना होगा, या धरती पर ऐसे उपकरणों का नेटवर्क बनाना होगा जो सैटेलाइटों के बिना काम कर सके। भले ही वो सैटेलाइटों जितना प्रभावी न हो, लेकिन आपात स्थिति में काम आ सकता है। मगर सैटेलाइटों पर कब और कैसे हमला होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। A lot of space warfare activities are about as subtle as a brick. So अंतरिक्ष में पुख्ता ट्रैकिंग सिस्टम मौजूद हैं। अंतरिक्ष में युद्ध तभी फैलेगा जब देशों के बीच धरती पर जारी संघर्ष नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। जाहिर सी बात है, उसमें कई लोग मारे जाएंगे। सबसे गंभीर बात तो यही है। इसलिए मेरी राय है कि अगर आप पहले से धरती पर चल रहे संघर्ष से चिंतित हैं, तो आपको उससे अधिक चिंता
अंतरिक्ष युद्ध की नहीं होनी चाहिए। तो दुनिया को सैटेलाइट युद्ध से कितना खतरा है? अंतरिक्ष में प्राकृतिक या मनुष्यों द्वारा भेजी गई छोटी से छोटी चीज से भी खतरा पैदा हो सकता है। अंतरिक्ष में 12,000 से ज्यादा सैटेलाइट हैं। सभी का इरादा यही रहा है कि सैटेलाइटों को हथियार न बनाया जाए, लेकिन अब टेक्नोलॉजी व्यावसायिक और सैन्य सैटेलाइटों के बीच फर्क को धुंधला कर चुकी है। कई देश अपने ही सैटेलाइट को नष्ट करने का परीक्षण करके साबित कर चुके हैं कि उनके पास ये ताकत है। लेकिन अगर कोई देश किसी दूसरे देश के सैटेलाइट को नष्ट करता है तो ध्वस्त सैटेलाइट के टुकड़ों से उसके अपने और अपने सहयोगी देशों के सैटेलाइट क्षतिग्रस्त होने का खतरा भी है। साथ ही ये खतरा भी है कि अंतरिक्ष में हुए हमले का जवाब धरती पर भी दिया जा सकता है।